क्लास 11th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 फंडामेंटल राइट्स। और इस वीडियो में हम 3 फंडामेंटल राइट्स कवर करने जा रहे हैं, दैट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। सबसे पहले राइट टू फ्रीडम, यानी कि राइट टू फ्रीडम का जिक्र इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हुआ है। आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट रिलीजन, रिस्ट्रिक्शन ऑन इट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ। यानी कि आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है कि हर इंसान को जो है फ्रीडम दी गई है, कि आज़ादी दी गई है कि वो कोई भी मज़हब अपना सकता है, कोई भी मज़हब जो है वो कबूल कर सकता है और उस मज़हब की जो भी उसकी प्रैक्टिस वगैरह है वो कर सकता है और उस मज़हब को वो प्रमोट कर सकता है, उसकी इन्फॉर्मेशन बाकियों तक फैला सकता है। यानी कि ये सारे जो फ्रीडम्स दिए गए हैं, आज़ादी दी गई है, ये आर्टिकल 25 में दी गई है। लेकिन इन पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है ताकि पब्लिक ऑर्डर को प्रोटेक्ट किया जाए या मॉरलिटी को प्रोटेक्ट या फिर हेल्थ, इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। मिसाल के तौर पर कि अगर आप कोई रिलीजियस प्रैक्टिस, कोई ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं जिससे क्या होता है, जिससे बाकी लोग जो हो उनके राइट्स वायलेट होते हैं, तो वो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसे पब्लिक ऑर्डर में फिर क्या होगा, खलल पड़ेगी। और उसके अलावा जो है इसमें क्या कहा गया है कि ये जो सती सिस्टम वगैरह थी, यानी कि कुछ प्रैक्टिस ऐसी है कि जिनसे क्या होता है कि मॉरलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। मिसाल के तौर पर हिंदुज़म में क्या था कि वहाँ पे वो कहते थे कि अगर कोई भी शख्स, उसकी डेथ होती है और उसकी जो वाइफ है उसको फिर ज़िंदा जलाया जाता था सती सिस्टम में। यानी कि दिस ऑल प्रैक्टिसेस जो है इनको प्रोहिबिट किया गया है, इन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। और इसके अलावा चूँकि हमने इसमें कहा कि हर एक शहरी को ये आज़ादी है, उसको फ्रीडम है कि वो अपने अपने रिलीजन को फैला सकता है, प्रमोट कर सकता है, उसकी इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचा सकता है। लेकिन फोर्सेबल कन्वर्जन जो है, ज़बरदस्ती किसी इंसान को कन्वर्ट करना, वो इसमें मना किया गया है। आर्टिकल 26 में क्या कहा गया है? दैट इज़ फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। और इसमें क्या कहा गया? राइट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस पर्पस, राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन, राइट टू एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि इसमें किन बातों का जिक्र हुआ है आर्टिकल 26 में? नंबर फर्स्ट कि हर एक शख्स को आज़ादी दी गई है, उसको फ्रीडम दी गई, फ्रीडम है, उसको ये राइट है कि वो कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इदारा क्या कर सकता है, इस्टेब्लिश कर सकता है और फिर उसको मेंटेन भी कर सकता है। किसके लिए? रिलीजियस पर्पस के लिए। यानी कि अगर कोई बंदा कोई भी इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करता है और उसमें फिर क्या करता है, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस या फिर अपने रिलीजन को प्रमोट करता है, तो उसको वो राइट दिया गया है इस आर्टिकल में, आर्टिकल 26 में। उसके अलावा कि स्टेट जो है वो लोगों के रिलीजन में, जो लोगों के रिलीजियस मैटर्स में वो इंटरफेयर नहीं करेगी। हर एक को राइट दिया गया है कि वो अपने रिलीजियस मैटर्स को खुद ही मैनेज करे। और इसके अलावा इसमें क्या कहा गया है कि हर एक शहरी को, हर एक इंसान को ये राइट है कि वो मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी हासिल कर सकता है। यानी कि ये जो सारे राइट्स है, चाहे इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी हासिल करना, फिर और किसके लिए? रिलीजियस पर्पज़ के लिए। ये सारे राइट्स जो है ये आर्टिकल 26 में दिए गए हैं। आर्टिकल 27 में क्या कहा गया है? फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे टैक्स फॉर प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजन। यानी कि किसी भी शख्स को कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो टैक्स वगैरह, कि वो टैक्स उस पर किसी भी तरह का टैक्स वगैरह नहीं लगाया जाएगा फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ रिलीजन। यानी कि अपने मज़हब को प्रमोट करने के लिए, अपने मज़हब को मेंटेनेंस के लिए उस पर किसी भी तरह का टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने आर्टिकल 26 में ये पढ़ा कि हर एक शख्स को फ्रीडम दी गई है, हर एक शख्स को आज़ादी दी गई है कि वो इंस्टीट्यूशन, यानी कि वो कोई भी इदारा इस्टेब्लिश कर सकता है। किसके लिए? रिलीजियस पर्पज़ के लिए। और फिर आर्टिकल 27 में क्या कहा गया है कि इन सारों इदारों पे या फिर जो रिलीजियस प्लेसेस है, खानकाहें, मस्जिद है, टेम्पल वगैरह, इन सारों
सारी इदारे जो है, ये तमाम इंस्टीट्यूशन जो है, इनको क्या क्या इन्होंने किया कि इनको टैक्सेशन से दूर रखा गया है। आर्टिकल 28 में क्या कहा गया है कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। यानी कि किसी भी सरकारी इदारे में, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या कि किसी भी मज़हब की तालीम जो है, किसी भी मज़हब की इंस्ट्रक्शन जो है वो वहाँ पे नहीं दी जाएगी। हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मॉर्निंग असेंबली जब होती है, वहाँ पे हम तिलावत वगैरह, नात नात वगैरह सबसे पहले, अगर कोई शख्स जो है वहाँ पे, कोई स्टूडेंट ऐसा है या कोई शख्स ऐसा है कि वो किसी और मज़हब को फॉलो करता है, यानी कि वो इस्लाम को फॉलो नहीं करता, किसी और मज़हब को, तो उसको ये राइट है कि वो अटेंड वो नहीं कर सकता है वो मॉर्निंग असेंबली, जिसमें हम तिलावत वगैरह, जिसमें हम वो नात वगैरह, यानी कि वो, उसको आज़ादी दी गई है कि वो मॉर्निंग असेंबली उस टाइम पे अटेंड नहीं कर सकता है। यानी कि आर्टिकल 28 में ये पता चलता है कि किसी भी इदारे में, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो गवर्नमेंट ने कायम किया हो, जिसको एड कहाँ से मिलती है, जिसको फंड वगैरह गवर्नमेंट से मिलते हैं, उसमें किसी भी मज़हब की तालीम जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। और इसके अलावा जो मैंने ऑलरेडी कहा, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, अगर कहीं पे ऐसा होता है तो आपको ये राइट है कि आप वो अटेंड नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 29 एंड 30 जो है, उसमें किसका जिक्र हुआ है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। यानी कि कल्चरल एजुकेशनल राइट में क्या है कि आर्टिकल 29, protection of interest of minorities, it provides any section of society having distinctive language, script, culture have a right to conserve the same। यानी कि इस आर्टिकल 29 में क्या कहा गया है कि इसमें ये जो माइनॉरिटी वाले हैं, जिनकी तादाद बहुत कम है, चाहे कंट्री में, स्टेट में, जिनकी तादाद बहुत कम होती है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड रिलीजन, उनके इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट, यानी उनके इंटरेस्ट जो है उनकी हिफाजत की गई है आर्टिकल 29 में। वो कैसे कि उनको हक है कि वो जो भी लैंग्वेज है उनका, उनकी जो भी लैंग्वेज है, उनकी जो भी उनका वो कल्चर वगैरह है, उनको राइट है उसको कंजर्व करना। यानी कि वो अपने कल्चर को आगे, अगर वो अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, उन पर किसी भी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती, उन पर किसी भी तरह का दबाव वगैरह नहीं होगा। या फिर अपनी लैंग्वेज में, अगर वो अपनी ही लैंग्वेज में एक दूसरे के साथ बात करते हैं, उससे क्या होगा कि उनका जो वो लैंग्वेज है, उनकी जो कल्चर वगैरह है वो महफूज रहेगा। उनको ये हक दिया गया है अंडर आर्टिकल 29। इसके अलावा क्या है कि किसी भी सरकारी इदारे में, या वो इदारा जिनको फंड्स वगैरह गवर्नमेंट फराहम करती है, उन तमाम इदारों में किसी भी शख्स को एडमिशन से महरूम नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट। यानी कि उनको एडमिशन नहीं उनको ये नहीं कहा जाएगा कि आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं है क्योंकि आप फलां रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, फलां कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी कि ये सब चीज़ें इसी आर्टिकल 29 में जिक्र की गई है। आर्टिकल 30 में क्या कहा गया है कि माइनॉरिटीज़ राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें 3 बातों का जिक्र हुआ है कि राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, यानी कि माइनॉरिटी वालों का हक है। माइनॉरिटी मीन्स कि जिनकी तादाद, वो लोग जिनकी तादाद क्या है, कम है, लैंग्वेज के लिहाज से या रिलीजन के लिहाज से, यानी जिनकी तादाद बहुत कम होती है मुल्क में, उनको हम माइनॉरिटीज़ कहते हैं। और आर्टिकल 30 में क्या कहा गया है कि इनका राइट है कि वो इस्टेब्लिश करे कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि माइनॉरिटी वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्या इस्टेब्लिश कर सकते और फिर उसको क्या मैनेज भी कर सकते हैं, और फिर अपने बच्चों को अपनी ही लैंग्वेज में तालीम दे सकते हैं। माइनॉरिटीज़ राइट टू इम्पार्ट एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन इन इट्स ओन लैंग्वेज, ताकि उनकी जो लैंग्वेज है वो क्या, उसको कंजर्व किया जाए। इन ग्रांटिंग एड, यानी कि जब गवर्नमेंट एड प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट फंड वगैरह प्रोवाइड करेगी, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो मैनेज माइनॉरिटी वाले करते हैं, उनके दरमियान किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखेगा। यानी कि 3 बातों का जिक्र इसमें हुआ है आर्टिकल 30 में। नंबर फर्स्ट, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। माइनॉरिटीज़ राइट टू इम्पार्ट एजुकेशन to their children in its own language. In granting aid, state shall not discriminate against any institution managed by minority.
और लास्ट फंडामेंटल राइट क्या है, दैट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़, यानी कि आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 जो है उसमें किसका जिक्र हुआ है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ का। और 32 में क्या कहा गया है कि बी आर अम्बेडकर ने इनको क्या कहा कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दिल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रूह है आर्टिकल 32। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32, पहले हम ये देखेंगे आर्टिकल 32 में क्या कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड सिटीजन कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट अंडर दिस आर्टिकल एंड सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स। यानी कि आर्टिकल 32 में ये कहा गया है कि अगर किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है, उसके फंडामेंटल राइट्स को छीना जाता है, उसके फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी होती है, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट अप्रोच सुप्रीम कोर्ट में करेगा अंडर आर्टिकल 32। और सुप्रीम कोर्ट जो है उसके फंडामेंटल राइट्स जो है जिनकी वायलेशन हुई है वो उनको बहाल करेगी। और 32 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 को बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करार दिया है, यानी कि पार्लियामेंट के पास ये पावर ही नहीं है कि वो इस फंडामेंटल राइट यानी कि आर्टिकल 32 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट कर सकती है या किसी भी तरह की चेंज वगैरह कर सकती है।